अपने वेंडेटा पूरे करने के लिए आधार के प्लेटफॉर्म को यूज नहीं करना है। मैं मान सकती हूँ कि कोई आदमी बिल्कुल जो है डोंकी हो सकता है, बट उसका नाम डोंकी प्रसाद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, वो अपने तक ही रखना है। अब अभी मैं बात कर रही थी टैम्पर्ड डॉक्यूमेंट की। टैम्पर्ड डॉक्यूमेंट क्या है? ये डॉक्यूमेंट का क्या क्लैरिटी है, कुछ दिख रहा है? अगर आगे की बंद हो जाएगी तो हाँ, थोड़ा सा लाइट बंद हो जाएगा। आप दिख रहे हैं उसने वहां पे क्या किया है, कट करके, और वो जो डेट ऑफ बर्थ है उसको मैनिपुलेट किया है। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल अलग से वो चीज। इस तरीके के डॉक्यूमेंट आपको नहीं करने। अब यहाँ पे क्या है, आपको भी दिख रहा है कि शुरू के कुछ कॉलम ब्लैंक है। आपको ये लगा व्हाइटनर लगा रखा है, स्कैनिंग में व्हाइट ही आएंगे, बट भाई आगे का 3 कॉलम छोड़ के अगर वो आगे से कुछ लिखना शुरू कर रहा है, ये तो एक बिल्कुल कॉमन सेंस है ना, किसने कुछ इधर गड़बड़ कर रखी है। तो इस तरीके के परफॉर्मा यूज नहीं करना। इसमें क्या दिक्कत है? ओवरराइटिंग है और व्हाइटनर लगा है। ये वाले में व्हाइटनर लगा हुआ है नाम कराने के लिए। मोहर नहीं पता चल रहा। कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैं तो ये कह रही हूँ, कोई अगर 60 साल का कह रहा है कि मैं 20 साल का हूँ, तो बोलो भैया मुझे बर्थ सर्टिफिकेट ला के दे दो, मैं 20 साल का। वो तो तुम्हारा कॉलेज है, तुम उसको कैसे करोगे? एक्चुअली इसमें क्राइटेरिया मत लो। क्राइटेरिया क्या होता है? अब जैसे एक फिजिबल एज, अब किसी को होता है, जो आपको एस्टिमेट पेशेंट्स मिलेंगे, आपने देखा होगा ग्रेइंग बहुत होती है, तो कोई बड़ी चीज नहीं कि वो 30 साल का बट बाल उसके सारे नहीं। तो ये एक अलग क्राइटेरिया। बट अब हम एज डाल रहे हैं, हमें दिख रहा है कि वो बच्चा अच्छा भला लंबा चौड़ा है, वो 18-19 साल का है, और हमने उसकी एज 10 साल करा, तो वो एक जो विजिबल डिफरेंस होता है वो नहीं होना चाहिए। अब वो लेडी को देख के आप फिगर आउट कर पा रहे हो कि ये 50-60 साल की, बट वो उम्र अपनी 18 कराना चाहती है। तो ये जो विजिबल एज गैप्स हैं फोटो में और जो एज प्रूफ आप दे रहे हो उसमें रेलेवेंस होना चाहिए, और कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि 10 साल तक ही कर सकते हैं, 12 साल भी कर सकते हैं, 15 साल भी कर सकते हैं। थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस भी अप्लाई करना। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ऊपर उसने सर्किल आउट किया है, वो 01 लिखा हुआ था, उसने उसको 7 कर दिया। आपको पता है कि ये जो परफॉर्मा इशू होते हैं इनकी वैलिडिटी 3 महीने की होती है, लिखा रहता है उसमें। अब किसी ने जनवरी में इशू कराया, वो नहीं हुआ अपडेट, उसको लगा मैं फिर जाऊंगा, अभी तो वीडियो को पैसे दिए थे, तो उसने परफॉर्मा इशू किया था। मैं एक काम करता हूँ, मैं 1 को 4 बना देता हूँ और चल के वापस से करा लेता हूँ। तो ये सारी चीजें आप मेकआउट करते हैं। इस तरीके के डॉक्यूमेंट स्कैन नहीं करते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? चेहरे पे स्टैंप लगा हुआ है, किसी भी परफॉर्मा पे अगर स्टैंप और साइन फोटो पे है, उसको बोल दो वापस से इशू करा के, कोई जरूरत नहीं है उसको करने की। और रेसिडेंट का सिग्नेचर भी मिसिंग है इसमें। रेसिडेंट का सिग्नेचर या अंगूठे का निशान मैंडेटरी है। जो स्टैंप लगेगा और क्रॉस साइन होगा वो चेहरे पे नहीं होगा, गर्दन से नीचे होना चाहिए। क्रॉस साइन में ये नहीं करना है कि एक चिड़िया फोटो के बगल में बैठा दी और बाकी लाइन खींच दी बाहर तक, ये क्रॉस साइन नहीं होता है, ठीक है। अगर आपके साइन में सिर्फ एस आता है तो आधा एस अंदर आधा एस बाहर, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं करना है। बहुत से लोग कहते हैं अरे ये तो बहुत छोटा साइन है, एक लाइन बना देता हूँ, नहीं, ठीक है। दूसरी चीज, जब भी आप स्टैंप लगाते हो, बहुत से लोग क्या करते हैं, स्टैंप का ध्यान नहीं है, उन्होंने गलती से लगाया वो उल्टा हो गया, उन्होंने आपके बगल में सीधी स्टैंप लगा दी और फिर साइन किया। जो भी डबल स्टैंप का हो वो मत लेना। एक सिंगल स्टैंप का बिल्कुल क्लियर, प्रिसाइज, अच्छे से भरा हुआ परफॉर्मा ही वैलिड मानना है। और रेसिडेंट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए रेसिडेंट परेशान नहीं होगा। वो आया है, तुम सोच रहे हो अरे बेचारा परेशान होगा, 10 किलोमीटर से दूर से आया है, हम कर देते हैं। बाद में तुम्हारी करते करते DOE एरर्स बहुत सारी हो जाएंगी, तुम ब्लैकलिस्ट हो जाओगे, फिर किसी की भी मदद नहीं कर पाओगे। तो किसी की मदद करने से पहले अपनी मदद करनी है, ठीक है। और अपनी मदद कैसे करनी है कि साफ सुथरे डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं। इसमें व्हाइटनर लगा हुआ है फोटो।
इसमें क्या इशू है? नहीं, मुड़ा हुआ और भी तो issue है। QR कोड का स्कैनिंग नहीं कर सकते। जो भी आप डॉक्यूमेंट का पिक्चर क्लिक कर रहे हो वो बहुत प्रिसाइज होना चाहिए। कई बार आप डॉक्यूमेंट रखते हो और आप फ्लैट स्क्रीन फोटो लेते हो, तो वो डॉक्यूमेंट को ना सिर्फ तिरछा करते हैं बल्कि उसके पढ़ने की भी वो गड़बड़ कर देते हैं। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट का अगर पिक्चर ले रहे हो तो कोशिश ये करो आप हॉरिजॉन्टल पिक्चर्स लो। हॉरिजॉन्टल पिक्चर्स हमेशा आप सीधे खड़े होते हो, कैमरा ऐसे रखते हो तब फोटो अच्छी आएगी ना। जब आप ऐसे करके या ऐसे करके खींचोगे तो नहीं अच्छी आएगी। ये कुछ केसेस में फोटो खींच के पीडीएफ भी बनाते हैं। जैसे उनका स्कैनर नहीं है, उन्होंने क्या किया, स्कैनर तो नहीं है, काम नहीं हो पा रहा है, स्कैनिंग का ड्राइवर गड़बड़ है, वो होशियार है, उन्होंने कहा अपन फोटो खींच के रखेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल करो, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज करना अच्छी बात है, बट उसको फिर उस तरीके से करो। प्रॉपर फोटो खींचो, उसको अप्रोप्रिएटली पीडीएफ में कन्वर्ट कर लो, फिर उसको अटैच करो। कोई बुराई नहीं है अगर स्कैनर गड़बड़ है तो फोटो खींच के अपलोड करने में, लेकिन वो अप्रोप्रिएट पिक्चर्स होनी चाहिए। अब इसमें क्या होगा, क्यूसी वाले को ये पढ़ने में नहीं आएगा कि क्या लिखा है, क्योंकि तिरछी फोटो है। ये क्या है? की नहीं रखा ये किसी को लगा कि कैमरे का लेंस मोबाइल के पास रख देते हैं तो बढ़िया, उसको लगेगा कि बच्चा जो है बिल्कुल आके सामने कुर्सी पे ही बैठा है, ठीक है। और वो थोड़ा शानदार होशियार है, उसने बोला भैया व्हाइट बैकड्रॉप की फोटो लाना, ठीक। ये फोटो ऑफ फोटो है, ग्रेव एरर है। अब यहाँ पे जो है हाउस नंबर पे व्हाइटनर लगा हुआ है। सेम चीज इन्होंने देखा कि वो एल लिखा हुआ था, इन्होंने उसको ई बना दिया। इस तरीके की चीजें नहीं करनी है, वो पकड़ में आ जाती हैं। ये क्या है? वैलिड है? नहीं। करेक्ट। ये क्या है? ये भी ट्रांसफर इसी है। अगर अलग अलग सेगमेंट में लिखा हुआ है सारे फाइल को, बट जब अगर हम क्लिक करते हैं तो उसमें उस जगह पे किस जगह पहले हम लोग पिन कोड डालते हैं तो ऑलरेडी फील्ड हो जाता है, बट उस केस पे अगर इन्होंने कुछ और डाल रखा है उसमें तो उसमें तीन, ये तो पता है ना, कुछ फील्ड मैंडेटरी होती है, जैसे सब डिस्ट्रिक्ट मैंडेटरी नहीं। सब डिस्ट्रिक्ट अगर उसने कुछ भर रखा है और कुछ और है तो कोई दिक्कत नहीं है। विलेज अगर मिसमैच है तो प्रॉब्लम है। हो सकता है कि उसके पिन कोड के अगेंस्ट में वो विलेज की मैपिंग ना होगा, तो वो कुछ और। ये जो पिन कोड मैपिंग के इश्यूज है वो तो आपको हमको एस्केलेट करने पड़ते हैं। अदरवाइज अगर विलेज या सब डिस्ट्रिक्ट या सब पोस्ट ऑफिस ये सारी चीजों में वेरिएशन है तो चल जाता है। अगर पोस्ट नहीं होता है ना, पोस्ट ऑफिस में अगर वेरिएशन है तो वो एक कंसर्न का इशू है। पिन कोड के रेंज में जो पोस्ट ऑफिस है वो यूजुअली तो आपको मिलेगा पिन कोड मैपिंग पे, अगर नहीं है दैट मींस कि वो पोस्ट एडेड नहीं है, उसके लिए आपको अलग से इशू एस्केलेट कर लेना। कई बार एक चीज और होती है, आदमी को अपना सब पोस्ट ऑफिस पता नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं कहीं पे रहती हूँ, मेरे घर के आसपास 2 पोस्ट ऑफिस है, मैं ये नहीं सोचूंगी कि मेरे से मैपिंग कहीं और की हो सकती है। मैं क्या सोच रही हूँ, अरे ये दूसरा वाला मेरे घर से 200 मीटर है तो यही मैप होगा, बल्कि ऐसा नहीं होता है। एक जोन एरिया डिसाइड होता है हर पोस्ट ऑफिस का, तो कई बार मैपिंग का मिसमैच इसको लेकर भी होता है। अगर इस तरीके का कुछ है तो आप उनसे क्लैरिफाई कर लो, बट पोस्ट ऑफिस भी मैंडेटरी फील्ड में नहीं आता है, आपका पिन कोड मैंडेटरी आता है। पोस्ट ऑफिस उसमें डालते, आप लोगों ने आधार की जो आधार के प्रिंट आउट देखे होंगे, आपने देखा होगा उसमें पोस्ट ऑफिस अब आता भी नहीं है। पहले इसलिए पड़ता था क्योंकि डिलीवरी का रहता था, और वैसे भी तुम कोई भी पोस्ट ऑफिस डाल दो वो साधारण डाल से तो नहीं ही पहुंचना है। तो इसलिए इंश्योर ये करना है कि आप पिन कोड सही डालें, जो उसका विलेज और तहसील का मैपिंग है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए, वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। जो आपका विलेज, तहसील और डिस्ट्रिक्ट है वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस, ये सारी मैंडेटरी चीज नहीं। मैम मेरा प्रश्न जो फिट उन्होंने किया है, जैसे मान लीजिए 27-28% हमारे हाथ में है, पोस्टिंग में सीजन आपकी 58 है, ऐसे बहुत से लोग आते हैं 58 करते हैं। पिन कोड तो आप हमेशा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं तो पिन कोड पे नहीं है ना। एग्जैक्टली दैट इज माय पॉइंट। मैंने अभी उनको यही चीज बोली कि अगर वो पिन कोड का मैपिंग आपके उस पे नहीं है, आप एक यहाँ का ब्लॉक ले लेते हैं, कोई भी ब्लॉक का नाम होता है, कैंपियरगंज का पिन कोड हमने माना कि 28012, मैं अपने पे 28012 हो रहा है, ठीक है। कैंपियरगंज की मैपिंग 28012 पे,
वो कह रहा है कि 28056 है, ठीक है। हमको पता है कि पिन कोड पोर्टल पे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, पिन कोड पोर्टल पे जो रिफ्लेक्ट हो रहा है हम तो वही लेंगे ना। हमारे डेटाबेस का एक ग्राउंड है, हम आदमी के कहने से तो नहीं कर देंगे। रहे हम गोरखपुर में रहे, हम तुमसे कहते नहीं हमारा कैंपेयर बैंक का 226016 है, आप तो 226016 कर दो। आपको भी पता है कि वो गोमती नगर, लखनऊ या इंदिरा नगर का लगेगा, लेकिन इश्यू क्या है, हमें रेसिडेंट के हिसाब से नहीं चलना है। हमारा जो डेटा है वो पिन कोड पोर्टल से, हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। आप कोई भी पिन कोड डाल के चेक कर सकते हो, गूगल पे नॉर्मल चेक कर सकते हो आप पिन कोड डाल के कि उसकी मैपिंग किससे है। अगर कई बार रेसिडेंट की जेन्युइन वो होती है, जैसे कि उसका कोई ब्लॉक पड़ रहा है या कोई पोस्ट ऑफिस पड़ रहा है जो करेक्ट पिन कोड से नहीं मैपिंग है, ऐसा नहीं है कि सारे रेसिडेंट गलत ही बता रहे हैं। हमारा पिन कोड जो खरीदा का है, ठीक है, 27 हमारा हमारे गांव का पूरा तहसील का हमारा पिन कोड 58 गोरखपुर जिले का, वहाँ पर हमारा पटना पिन कोड होता है, ऑटोमेटिक कोड महाराज में उठा लेगा। वही वैसी स्थिति में बहुत से लोग आते हैं, भैया हमारा 58 कर दीजिए, हमें टीएल में। भाई आप 58 कैसे कर देंगे, जो चीज है ही नहीं पिन कोड पोर्टल पे वो आप कैसे कर दोगे? हमारा गाँव 55 से है, जब वो मैपिंग ही 55, इट इज लाइक एक केस आया था, पिन कोड नेशनल ने सर्च किया, पिन कोड का हमारा जो आधार का मैपिंग है वो कहाँ से उठाता है, आधार का पिन कोड का डेटा कहाँ से, डीओपी से, सॉरी पोस्ट ऑफिस से। पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे पिन कोड मिसिंग नहीं हो सकते, मानते हो आप, बहुत सारे नए जिले बने, बहुत सारा नया कोई बना तो वो पिन कोड मिसिंग होते। जो पिन कोड मिसिंग है वो मैनुअली ऐड कराए जा सकते हैं, मैं वही चीज कह रही हूँ। ऐसे जेन्युइन केसेस आते हैं हमारे यहाँ पे भी, हर महीने अभी लास्ट मंथ में 33 ऐसे पिन कोड आए जो हमने मैनुअली ऐड कराए, कि लोगों के पास वो पिन कोड देखते थे, हमने उनको मैनुअली ऐड कराया। कोई जरूरी नहीं है कि रेसिडेंट गलत ही बोल रहा हो, आप इस तरीके की क्वेरी हमेशा रिक्वेस्ट कर सकते हो आरोप को कि वो ये पिन कोड ऐड कर दे। जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पे ये प्रॉब्लम होती ही होती है, तो हमेशा पिन कोड एडिशन का भी प्रावधान किया गया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रेसिडेंट को बाय डिफॉल्ट मना कर देना है कि ये गलत है, हो सकता है कि वो जो कह रहा हो वो सही हो सकता है कि वो 58 एग्जिस्ट करना हो, हमारे उस पर ना आप उसको वेरीफाई कर लीजिए और रिक्वेस्ट हमको सेंड कर दीजिए। जब वो ऐड हो जाए तब आप उसको बुला हमारा एक लखनऊ का हेल्पलाइन वो बना हुआ है, आप उस पर मेल कर सकते हो, नहीं तो नवल के हमसे करवा सकते हो। और ये हम अपने रजिस्ट्रार से हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी फील्ड में काम करने वाली एंटिटी है हम हमेशा उनको ये बोलते हैं कि कभी भी कोई भी नया पिन कोड जिसका मैपिंग एप्रोप्रिएट नहीं है, अब हम ये मान सकते हैं कि 10 गांव है, 10 में से 8 की मैपिंग 26 के अगेंस्ट है, 2 की मैपिंग 26 के अगेंस्ट में नहीं है, और वो चीज आपके नॉलेज में लाई जा रही है, तो वो चीज आप हम तक एस्केलेट करिए। हमारा तो एक गाँव में जाना पॉसिबल नहीं है, हमको तो फीडबैक कहाँ से मिलेगा, आप लोगों से ही मिलेगा ना जो फील्ड पे काम कर रही है एजेंसी, तो वो फीडबैक के ग्राउंड पे हम पिन कोड ऐड कराते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको वो पिन कोड नहीं मिल रहा है और वो एग्जिस्टिंग है, आपने गूगल पे सर्च किया नहीं दिखा, आपने डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे डायरेक्टरी पे सर्च किया वहां पे आपको दिख रहा है, तो आप बिल्कुल हमको उसको भेज सकते हैं, हम उसको ऐड कराएंगे। देखिए सबसे बेस्ट सोर्स है, आप गूगल में सर्च मत करिए, इंडिया पोस्ट की साइट पे जाइए, अगर वहाँ पे पिन कोड एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर हमारे डेटाबेस में ऐड होगा। अगर इंडिया पोस्ट की साइट पे नहीं है और स्कैन कर रहा है तो फिर वो ऐड होगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि पिन कोड जो है ना बदल भी जाता है। चेक करिए कि इंडिया पोस्ट की साइट पर अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो एडिशन कीजिए, रिक्वेस्ट भेज दीजिए, अगर नहीं है तो आप कर दीजिए कि इंडिया पोस्ट की साइट पे नहीं है, क्योंकि जब हम ऐड करके भेजेंगे तो इंडिया पोस्ट वाला वहीं से वेरीफाई करेगा, उसके डेटाबेस में नहीं है तो मना कर देगा। ये जो गवर्नमेंट में जो फॉर्म मतलब ये रेजिडेंस करके लेके आता है, तो एरिया वाइज क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं? एरिया मतलब कि लाइक एरिया लोकेलिटी स्टेट में अगर वो नहीं आ रहा है तो हम दूसरे फील्ड में डाल देंगे बेयर अकाउंट। वो अगर लोकेलिटी डिफाइन कर रहा है और वो देखिए कई सारी चीजें हमने एडिशनल, अब जैसे हंसपुरम एक ब्लॉक हो सकता है, एरिया इंदिरा नगर ही लगेगा, वो इंदिरा नगर एरिया में ही जाएगा, आप हंसपुरम को लैंडमार्क में डाल सकते, इस तरीके की चीजें आप कर सकते हो। बट एरिया आप इंदिरा नगर उठा के किसी और उसमें कर लो, ये पॉसिबल नहीं है ना।
पिन कोड पोर्टल पे चेक किया है? इंडिया पोस्ट की साइट पे चेक इंडिया पोस्ट की साइट पे चेक किया है? किस पे दिखा? इससे पहले क्या कभी भी ये सारी चीजों की ट्रेनिंग नहीं हुई है कि डेटा एंट्रीज में कैसे करना है या क्या करना है? तो वहाँ पे ये भी बताया गया कि अगर पिन कोड पे रिलेटेड कोई भी इशू है तो एक बारी पिन कोड पे नॉर्मल गूगल या पिन कोड पे चेक वो कोई मीटिंग नहीं है। सुनिए, अगर नहीं हुई है तो ये एक बार रिक्वेस्ट कर लो, वो करा दी जाएगी, ऐसा कोई इशू नहीं है। जब भी कोई ऐसा पिन कोड मैपिंग का इशू है, एक बार उसको पिन कोड पोर्टल पे चेक कर लो। अगर उसके बाद भी लगता है कि कोई इशू है तो वो एडिशन के लिए अगर पिन कोड पोर्टल पे रिफ्लेक्ट हो रहा है और आपके यूसेज क्लाइंट में गलत रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसका स्क्रीनशॉट अटैच करो, एक रिक्वेस्ट रेज कर दो, 15 दिन से 1 महीने का टाइम लगता है, वो ऐड हो जाता है, उसको अपडेट कर दो। यार सबकी कन्वीनियंस के लिए बता रही है, हो अगर सकता है ना? पिन कोड में समस्या है तो आप लोग दे देना। रश्मि मैम का मेल आया था जुलाई 2022 में 2 बार मुझे रिकवरी मेरा वो आपका डॉक्यूमेंट एरर के लिए आपके आया। 2 बार एक ही महीने 2 बार नहीं, अभी तो हो सकता है आगे भी आएगी। नहीं ऐसा नहीं है। हम लोगों के पास में एज ए रजिस्ट्रार भी यूआईडी से पेनल्टी आती है, ठीक है। और हर महीने तो हम लोगों के पास इतना भी नहीं है ना, यूआईडी के पास महीने नहीं आ रही पेनल्टी। क्वार्टरली या फिर हाफरली जब भी वो सीट आती है तो हम भी रिकंसाइल करके फिर आप तक पहुंचाते हो पेनल्टी, उसमें समय लगता है। कुछ ऑपरेटर्स ये कह रहे हैं कि सर हमने तो काम ही बंद कर दिया था, अब क्यों आ रही पेनल्टी? आधार पे अगर काम किए हो तो अगर काम बंद कर दिया तो ये बस समझो आप बातचीत बरी हो गए। सितंबर 2021 का मैम भी केस आया है ओवर चार्जिंग का। कोई कमेटी होती है ना, समीक्षा बैठक होती है करप्शन मामले में, हम डिफेंड कर रहे हैं अपने ऑपरेटर को कि 2021 से तो काम ही नहीं कर रहा है वो, लेकिन वो कमेटी के मामले जो करते हैं सर, उनका कहना ये है कि उसने भले ही काम बंद कर दिया है, हो सकता है ये पुराने उसे कर्मों की सजा मिल गई। ऐसे बोलते सीधे वो, आप डिफेंड मत करो कि वो काम नहीं कर रहा है 1 साल से, इसका मतलब ये नहीं उसने काम साफ सुथरा किया होगा। जब भी अगर कुछ ऐसे केसेस आएंगे तो कभी पेनल्टी आएगी पीछे, ऐसा नहीं डबल आ रही है, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक पैकेट के अगेंस्ट में 2 बार पेनल्टी रखी है, ठीक है, अच्छी बात है। जुलाई मंथ 2 बार डेबिट करने का मतलब ये है, अगर जुलाई मंथ में मेरा पेनल्टी जो भी बनता है 1 बार का 2 बार सेम अमाउंट हुआ है। पहले ही चेक कर लेना रिकवरी का विषय का यूआईडी है, क्योंकि 2-3 तरह की रिकवरी चल रही है। ई-श्रम की रिकवरी हुई बहुत सारे मसरस की सब की थी भाई, पक्का हुआ है। मिसकम्युनिकेशन मत करो। लास्ट टाइम जो फिगर बनी थी वो नवंबर से जून तक की, ठीक है, और अभी जुलाई तक का है। या तो मेल में टाइमिंग में कुछ गलत हुआ है, आप चेक करवा देना, डायरेक्शन कुछ गलत लिखी होगी। हाँ तो फिर हो सकता है पहला मेल गलत चला गया होगा, आपने वो इग्नोर वाला मेल नहीं पढ़ा। मेल आया तो नहीं कटा नहीं, कटा नहीं आया तुम्हारा कम आया। अच्छा, कैन वी कंटिन्यू? 1 मिनट, ये डिडक्शन की बात बाद में कर लेते हैं, पहले 2-4 पॉइंट और बचे वो कवर कर लेते हैं। बहुत से लोग जो परफॉर्मा फिल कराते हैं तो वो कॉन्टैक्ट नंबर में छेड़छाड़ करते हैं, 9 डिजिट का कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं डाला, उनको लगा कि जो है गलत सही खूब मोहरे बन रही है, गलत नंबर डाल देता हूँ। ये मत किया करिए, खाली ब्लैंक अगर आप छोड़ रहे हो तो भी गलती है, और अगर 9 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल रहे हो तो भी गलती है। तो प्लीज ये एडिशनल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ। अगर खुद ही मोहर मार रहे हो तो भी गलती है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट में क्या प्रॉब्लम है, इसको क्यों नहीं यूज करेंगे?
बहुत सही, किसी का ध्यान इस पे नहीं गया कि वो एडमिट कार्ड है मार्कशीट की जगह, और फिर कहेंगे कि गलत जो है पेनल्टी लगाई गई है। डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही अपलोड किया गया था। एडमिट कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट भी है, जो पास में बैठे हैं उसको तो जो उधर बैठे उनको भी नहीं दिखा गया। ये मैंने अभी बताया था कि अगर ब्लैंक है तो उस पे ऐसे हैंड रिटन कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करनी, चाहे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही क्यों ना हो। ये जितने फेल और पास के उसमें तुमको उसको नौकरी देनी है कि तुमको उसकी फेल अभी नहीं होगा, जब आएंगे तब होगा। डॉक्यूमेंट की गाइडलाइन क्या कह रही है? डॉक्यूमेंट की गाइडलाइन ये कह रही है 10th की मार्कशीट। तो वो बेचारा अगर फेल हो गया तो क्या उसकी डीओबी पिछले साल की हो जाएगी? ठीक है यार, उसने मेहनत करी थी, नहीं निकल पाया। मैम रिजेक्ट हो जाता है। नहीं रिजेक्ट होता है, किसने बोला रिजेक्ट हो जाता है? अगर रिजेक्ट हो जाता है तो वो आईडी हमको दो, ये हवा में बातें मत करो। लेकिन यहाँ बता दीजिए। अच्छा, ये जो बैंक पासबुक इस तरीके की जो डिजिटली इशू पासबुक होती है ये नहीं चलेगी, ये पता है ना? हाँ, फोटो वाला जरूरी है। हम लोग भी अपना वो बैंक का चलाते हैं, सीएससी वाला वो चलता है वो आई कार्ड छोटा सा मैं इसका वो माने है सीएससी की जो पासबुक है वो वैलिड नहीं है। सीएससी की, सीएससी बैंक एंटिटी नहीं है, तुम बैंक करस्पॉन्डेंस हो। ये पता है ना, बैंक करस्पॉन्डेंस और बैंक एंटिटी में फर्क होता है। थैंक्स। पता रहा ये वाला बर्थ सर्टिफिकेट वैलिड होता है? नहीं, क्या ना रुक ही ना वीडियो खत्म। अभी कहाँ पर खत्म, ये तो पहला चरण खत्म। अब डॉक्यूमेंट अपलोड की बात करेंगे। यहाँ तो कितना क्लियर क्वालिटी नहीं। अरे इतना बहुत हुआ है, इतना बहुत है। 500 डाला 500 नहीं रख दीजिएगा। अरे रखा तुम अपन नहीं रखती तो नहीं रखता है, गिर जाता मोबाइल। एक्चुअली मैं बताऊं उसमें इशू क्या होता है, जो पुराने वाले आपको वोटर आईडी कार्ड देते हैं वो लैमिनेट करा के जो आते हैं जो अभी तक कोई अरे वो लगा के रखेगा ना। नया जो कार्ड है उसमें रिजेक्शन नहीं है, जो ओल्ड कार्ड है उसमें रिजेक्शन हो रहे हैं। स्कैनिंग का भी नए कार्ड पे नहीं आती है, उसमें हमेशा वाटर मार्क्स आते हैं। अगर नया वाला है, नए वाले पे कलर्ड देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनपे कलर्ड होते हैं, फॉन्ट्स होते हैं। जब उसको स्कैन करते हो तो उसका एक हाईलाइट होता है जिसकी वजह से क्लियर स्कैनिंग नहीं होती है। तो इस तरीके के डॉक्यूमेंट की फोटो खींच के पीडीएफ बना के तब अपलोड कर लिया, तुम्हारी दोनों बातों का सोल्यूशन। आप डीपीआई को सेट करोगे, पेपर के हिसाब से डीपीआई सेट करना पड़ेगा। डायरेक्ट यूसेज में नहीं कर सकते। अच्छा ये बताइए कितने लोग नए वाले वोटर आईडी को यूज कर रहे हैं, उनका रिजेक्शन आ रहा है? आपकी स्कैनिंग में प्रॉब्लम। तो जब मल्टीपल एक आईडी से आप 100 एप्लीकेशन आपकी यूआईडी फॉर्मेट पे आ रही है तो ये तो विजिबल है ना भाई। आपके यहाँ पे रोज 10 एड्रेस अपडेट हो रहे हैं और सारे के सारे परफॉर्मा पे हो रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि गांव में किसी के पास कोई और एड्रेस नहीं है। तो ये सारी चीजें पकड़ में आने लगती है। जब एक बारी ऑफेंसेस पकड़ में आते हैं तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगती है और इसी हिसाब से चार्जेस भी आपको देना पड़ते हैं। आप लोग अभी भी देखते ही होंगे पेनल्टी पैकेज कैसे आते हैं।
क्योंकि प्रधान के जो सर्टिफिकेट जो है प्रधान ने जो आपको मोहर बना करके आपको दे दिया है, काफी को नहीं किया, ठीक है, कहीं और भी दे रहता है, लेकिन सिग्नेचर तो आपका होता है और दूसरे का होता है। जब सिग्नेचर हमारे पास नकली अगर एक ही प्रधान के 2 सर्टिफिकेट आ गए और डिफरेंट सिग्नेचर थे, ठीक है ना, तो फिर वो ये जो इस तरीके का फ्रॉड होता है ये सेक्शन 468 में आता है। इस तरीके के फ्रॉड पे आपको पनिशमेंट मिलती है जो कि 7 साल तक की सजा हो सकती है, 1 साल से 7 साल तक की सजा हो सकती है और फाइन भी पड़ता है। तो किसी भी तरीके के फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट बनाने में या क्रिएट करने में आप सहयोग करते हैं। कोई ऐसा अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपकी समस्याएं आप मुझसे डॉक्यूमेंट अपडेट करना अगर मान लीजिए किसी ने कुछ नाम जन्मतिथि या एड्रेस वगैरह कराया तो भी अपडेट करना है या मैंने पहले ही बोला कि तुमने 10 साल से अपने आधार इवन जो रेजिडेंट का आपको फॉर्म भरवाते हैं फॉर्म में भी रेजिडेंट अपना आधार नंबर मैंने पहले ही बता दिया, वो फॉर्म की हार्ड कॉपीज अपने पास ही रखनी है, रिसिप्ट अपने पास ही रखनी है, रिसिप्ट बाद में आप ही नहीं देनी है। गवर्नमेंट से प्रिंट करके दे कोई डॉक्यूमेंट अपने पास मत रखो देखिए, आप किसी की कोई समस्या है तो पूछ लीजिए, वरना आप लोग भी निकल जाइए, हम लोग भी निकल चाय लेके जाना और फिर लास्ट में तो ज्ञान तो ले लिया पूरा, लेकिन इस ज्ञान को यूज करना है आपको फील्ड पे। यूज करने का मतलब मैं अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, फिगर दिखाता कुछ लोग दिन भर में 1-2 एनरोलमेंट कर रहे हैं। अब आप बोलोगे लोग आ नहीं रहे, हमारे पास सही दिक्कत है कि हमारा हार्डवेयर से संबंधित इश्यूज तो आपको करने हैं अपने ऐसे टेक्निकल होगा ना भाई, ये जो सही रहेगी तभी काम कर पाओगे। वो है 10 साल लोग को गोली नहीं चला का ही चलाओगे, लेकिन डॉक्यूमेंट अगर किसी भी तरीके का अपडेट आपने रिसेंट टाइम में किया तो उसका अपलोड करने की अगर मोबाइल नंबर का एड्रेस और नाम किया हुआ है तो करने की जरूरत नहीं, मोबाइल नंबर तो करेंगे ना उसका। तो मैंने पहले ही बोला कि अगर मोबाइल नंबर एक्सक्लूड करो, मोबाइल नंबर के अलावा अगर बाकी कुछ भी अपडेट किया हुआ है तो जरूरत नहीं, अगर नहीं किया हुआ है तो ड्राइव के पीछे थोड़ा कहानी भी समझो, पर्पस क्या है। मोबाइल नंबर पे कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं लगता है, मोबाइल नंबर है, जेंडर है, इसी पे डॉक्यूमेंट नहीं लगते ना कोई भी। तो ये जो ड्राइव है, ये जो सर्कुलर आया है कि 10 साल से पुराने जो आधार और इस बीच उसने कोई भी अपडेट नहीं कराया डेमोग्राफिक से संबंधित आधार। डेमोग्राफिक समझो आप लोग, डेमोग्राफिक क्या होता है, नाम पता जन्मतिथि और ये सब डेमोग्राफिक डिटेल अगर कोई इसने अपडेट नहीं कराया है, इट मींस पीओआई और पीओए अपडेटेड यूआईडीआई के पास नहीं है। सीधी भाषा में ये समझो आप, वो हमें यूआईडी को समय समय पे, और ये चीज जो है ना आने वाली फ्यूचर रहेगी 10 साल में कई लोग जिस तरह से बायोमेट्रिक सस्पेंड हो जाते हैं ना भाई, आप सीधे ये समझो, जिस तरह से बायोमेट्रिक आप लोगों को समय समय पे कराने पड़ते हैं, या बैंक अकाउंट जो होते हैं हमारे, तो उसमें भी अपनी केवाईसी करानी पड़ती है। बैंक मैनेजर बोलता है ना सिनेरियो में आपका आधार सस्पेंड नहीं हो रहा बट आपको सर्विस डिलीवर हो रही है। जैसे मैंने अभी आपको फैमिली, ये तो पता है ना सबको आने वाले समय में फैमिली आईडीज बनने का आ रहा है, फैमिली आईडी पे मैपिंग होनी है। अब मेरे आधार पे कानपुर का एड्रेस है, मेरे बच्चे गोरखपुर में दिखा रहे हैं, ठीक है, माँ का एड्रेस हरदोई का है, तो बाप कानपुर में, माँ हरदोई में और बच्चे गोरखपुर में, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा ना, वो एक कोरिलेशन नहीं हो पाएगा हमारे। तो मैपिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी डेटा हो वो किसी ने पूछा बायोमेट्रिक अपडेट मिल जाएगा क्या? बनवा कर रखा मुंबई, बायोमेट्रिक अपडेट तो करते ही ना भाई। जिसका रिसेंटली अपडेट हुआ हो, कोई भी एड्रेस अपडेट हो, क्या उसको भी फिर से बोल रही हूँ आप लोग बार-बार एड्रेस ही नहीं पूछ रहा था, कोई नाम भी नहीं, कोई बोला ये स्टेटमेंट
कोई कुछ पॉइंट से डॉक्यूमेंट अपलोड उन लोगों का करना है। पहला, जिन व्यक्तियों का आधार मिला हुए 10 साल से ज्यादा हो गया और उन्होंने बीच में कोई भी अपडेट न कराया। दूसरा, जिसने अपना नाम, पता या जेंडर या डीओबी अपडेट कराया है, उनका अपलोड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने अपडेट कराया है तो वो ऑटोमेटिकली अपने पास है। तीसरा, अगर मोबाइल अपडेट नहीं कराया है, बाकी चीजें अपडेट नहीं कराई है तो प्लीज डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर कि अगर वो तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो तो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो। जब तुम उनका अंगूठा लोगे तो वो अपने आप डिस्प्ले पे आ जाएगा जो इन्फॉर्मेशन है। अगर वो उनके आधार से मैच करती है तो वो डॉक्यूमेंट अपडेट होगा। अगर अपलोड हो जाएगा डॉक्यूमेंट नहीं मैच कर रहा है तो वो अपडेट रिक्वेस्ट में जाएगा। तो ये 3-4 छोटे-छोटे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो और आज जो कहने जा रहे हैं 10 साल को यूआईडीआई के अनुसार बोला गया है। इससे पहले भी कराना चाह रहा है 5 साल। अच्छी बात है ना, अपने डॉक्यूमेंट अपडेटेड देना चाह रहा है, आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं बिल्कुल कर सकते हो। डॉक्यूमेंट, जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो तो आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन आधार पे चेंज नहीं हो रहा। जब आप उसके नेक्स्ट डे या सेम डे अपडेट की रिक्वेस्ट ले रहे हो तो दैट मींस कि जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉब्लम, वो अपना चेंज कराना चाह रही है ना, वो चेंज हो जाएगा। इसलिए भी कैंसिल हो रहे हैं कि जो ये आपका बायोमेट्रिक उसमें अपडेट नहीं है, मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट आपने नहीं कराया 17 साल तक तो चलेगा, उसके बाद सस्पेंड हो जाएगा और मैसेज देगा आप जब बायोमेट्रिक अपडेट आप हमारे पास जो जांच कराने वाला जांच कराओ तो सही किसी का डेटा मतलब वो रोज अकेले करते हैं कि ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम उसके पास
देखिए ऐसा है, वो इसलिए मैंने लिखा था मैंने बोला था कि कुछ लोग तो कर रहे हैं 25 20 30 एवरेज काउंट आ रहा है, कुछ लोग का 1 2 3 आ रहा है, और वो समय नहीं रहेगा कि लोग चल के आएंगे। इस वाली सर्विस के लिए आपको थोड़ा सा अपना यूज करना होगा। डॉक्यूमेंट अपडेट वाला जो है इसलिए आप लोग अवेयरनेस फैलाओ अपना, डीलर वगैरह है ना उनसे बात करिए आप, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं लोगों को दिक्कत आती है सरकारी योजनाओं से संबंधित। जैसे आयुष्मान कार्ड हम 4-5 साल से बना रहे थे, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोटा वगैरह भी रोक दिया उन लोगों तक किया बनवाओ नहीं देंगे आप, ठीक है। आप थोड़ा वहाँ पे करेंगे अप्रोच, आपका अकाउंट बढ़ेगा। और हम लोगों से काफी उम्मीद रहती है, कोई भी चीज इस तरह से आती है कि हमारी रीच है, हमारे नंबर ज्यादा है ना, और हम अगर काम ही नहीं करेंगे तो फिर क्या हम देने काम मत करिए, थोड़ा सा आप एफर्ट करिए इस चीज पे। एफर्ट नहीं कर रहे हैं ना अभी, आपने अपने घर वालों की नहीं करे, तो अगर पूछ रहे थे कि क्या मैं खुद कर सकता हूँ, इसका मतलब उसने तो किया ही नहीं। मुझे पता होता कि मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता। अगर आज की मीटिंग में हम ये पूछ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकता हूँ, इसका मतलब उन्होंने एक भी नहीं किया है। आप अपने हर परिवार से शुरुआत करिए, फिर अपने सर्किट के लोगों से शुरुआत करिए, फिर अपने गाँव को कैप्चर करिए। कस्टमर के साथ में सभी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को भी वो प्रिंट मीडिया में दे कि लोगों को अपना डेमोग्राफिक अपडेट रखना है और डॉक्यूमेंट अपलोड कराना है। और उसमें जो उन्होंने लिस्ट दिया उसमें सीएससी के बीसी पॉइंट्स की भी लिस्ट है हमारे पास, तो हमें वो लिस्ट ही उनको प्रोवाइड करिए ताकि वो जगह जगह उसको फ्लैश कराना है। तो आप लोग थोड़ा सा अगर अवेयरनेस करेंगे उसी तरफ से भी या लोगों को अप्रोच करेंगे तो मेरे हिसाब से आएंगे डॉक्यूमेंट। देखिए युवाटी अपने तरफ से पूरी एफर्ट कर रही है, इन्फॉर्मेशन की वजह आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करना, बट थोड़ा सा आपकी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हर आदमी पेपर नहीं पढ़ता, ठीक है ना, हर आदमी पेपर नहीं पढ़ता गाँव में, और आपको हर आदमी पढ़ता है गाँव, ठीक है, तो उसका थोड़ा सा यूज करिए अपने एसएसक्यूपी पोर्टल की जो सुविधा दी गई है ना, वो रेसिडेंट को दी गई है, उसका फायदा ऑनलाइन पोर्टल वाले उठाते हैं फेयर, बट हम मोनोपोली किसी एक की भी, जो डॉक्यूमेंट आपके लिए वैलिड है वो डॉक्यूमेंट उनके लिए भी है। अगर आप पे परफॉर्मा पे ऊपर एड्रेस नहीं है और वो रिजेक्ट होगा तो एसएसक्यूपी में भी सेम रहता है, ऐसा नहीं है कि वहां पे वो क्लियर हो जाएगा। क्या ये तुम लोगों को लगता है, पता है तुम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग की आधे से ज्यादा बातें असम्पशन पे हो। नहीं देखिए वो लोग डायरेक्ट वाला पोर्टल है यूआईडीआई का, उसी वाला काम करते हैं। आप लोग बीच में एक और चीज दी है सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने बताया ना कि डेटा प्रोसेस एरर, टेक्निकल एरर, ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड एरर होते हैं। आप इसको ऑनलाइन भी कर रहे हो क्योंकि यूसीएल तो ऑनलाइन चलता है, साथ में एक सॉफ्टवेयर पे भी काम कर रहे हो आपके साथ में एक स्टैटिक आईडी भी जुड़ी हुई है। आप समझिए ना, एक सिक्योर नेटवर्क पे काम कर रहे हो और उसमें कोई भी माइक्रो सेकंड का भी फ्लक्चुएशन होगा तो हो सकता है उसकी वजह से वो पैकेट जो है सीआईडीआर पे नहीं हो पाया, अपलोड नहीं हुआ, और आपको लगा नहीं मैंने उसी डॉक्यूमेंट से किया तो मेरा रिजेक्ट हो गया। और जब डेटा प्रोसेस एरर लिख के आता है तो उसका डॉक्यूमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है, वो पैकेट तो पहुंचा ही नहीं है ना भाई। क्यूसी की जो मैनुअल क्यूसी होती है, एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, आप लोग बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी करते हैं एक चीज को लेके कि हमारी आईडी सस्पेंड तो नहीं हो जाएगी सर, हमारे इतने रिजेक्शन हो गए ना 1 महीने, या मेरी आईडी सस्पेंड हो गई, मैंने तो मेरे सॉफ्टवेयर में 4 ही रिजेक्शन दिखा रहा था। आपकी आईडी सस्पेंशन से उस रिजेक्शन का कोई मतलब नहीं है जो आपके सॉफ्टवेयर पे दिख रहे होते हैं। मैं आपको क्लियर कर बता रहा हूँ ये चीज, आपकी आईडी पे जो रिजेक्शन काउंट, जो डॉक्यूमेंट एरर बेस्ड काउंट होते हैं और जो सस्पेंशन वाला है, वो जो क्यूसी हो रही है, मैनुअल क्यूसी हो रही है, उसमें जो काउंट आ रहे होंगे, जो डॉक्यूमेंट आप स्कैन करते हो ना, मैंने बता दिया 100% क्यूसी हो रही है आजकल, और वो स्कैन होने के बाद में जैसे आपको स्क्रीन पे दिखता है वैसे ही वहां क्यूसी पोर्टल पे दिखेगा। तो प्लीज आप लोग स्कैनिंग के बाद में जो डॉक्यूमेंट आपने लिया है
कलर लिया था तो ये देख लो कलर ही स्कैन हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट आपको ब्लैक एंड व्हाइट स्कैनिंग में अगर प्रॉपर्टी में सेलेक्ट है तो भले ही आप ओरिजिनल लो कलर लोगे फिर भी वो जीरो दिखाई देगी वहां पे। तो आप स्कैन होने के बाद डॉक्यूमेंट जो दिख रहा है आपके स्कैनर पे वो देख लो कि वो प्रॉपर वैल्यू दिख रहा है जो लेके आया था। तो अगर पूरी कवायद सब पढ़ाई लिखाई मेहनत खराब हुई ना वो उसकी प्रॉपर्टी की वजह से स्कैनर की वहां पे ब्लैक एंड व्हाइट स्कैन था, तो वो वहां पे जब क्यूसी टीम के पास जाएगा तो वो स्कैनर वहां पे पूरी दिखाई देगा ब्लैक एंड व्हाइट। तो जो वहां स्कैन आपके हुआ और वहां क्यूसी को भी सेम वैसे दिखता है और उसमें कुछ ही एरर्स दिखते हैं तब आपके वो रिजेक्शन काउंट होते हैं और आपकी ओवरराइडिंग सस्पेंड होती है और वो अलग से आपको रिफ्लेक्ट होंगे जो आपका डॉक्यूमेंट एरर है 1 टाइप 1 है टाइप 2 है वो अलग रिफ्लेक्ट होंगी वो आपकी ईसीएमटी क्लाइंट में भी दिखेंगे जो दैट इज नॉट योर डेटा प्रोसेस एरर या टेक्निकल एरर दैट ये सब काउंट नहीं होते उसमें, ठीक है ना। तो प्लीज आप जो गाइडलाइन है उसके अनुसार काम करें। पोस्ट ऑफिस में क्या हो रहा है कि वो बैंक वाले क्या कर रहे हैं इस सब मत जाइए आप और अगर फिर भी कहीं 1% के दिमाग में ये डाउट है कि जो डॉक्यूमेंट आप मना कर रहे हो वो दूसरी जगह पे हो रहा है तो लाइक आई सेड आप मेरे से वो चेक करवा लो, मैं उसको चेक करने को तैयार हूँ। मैं एनालिसिस जो भी फीडबैक टेक्स्ट कोड से मिलेगा वो भी आपको शेयर कर दूंगी। ऐसा कभी नहीं होता, हम एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम में काम करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि जिस चीज के लिए हम आपको डॉक्यूमेंट एरर देंगे उसके लिए हम एसएसयूपी वाले को क्लियर करेंगे। ऐसा होगा जैसे हमसे एक कस्टमर आएगा और अपना एड्रेस चेंज करना है वहाँ पे पार्टनर लगा था हमने उसको वापस देखिए मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में बताया था कि आधार सेंटर में जाके चेंज कराएंगे एएसके पे जाके कैसी बात कर रहे हैं। मैं डालूं कि अगर टीम आईडी है इसके बाद उसका पेनल्टी क्लॉज अलग है, उसके लिए भी सेम पेनल्टी क्लॉज है। जो पेनल्टी आप पे लगती है वो पेनल्टी स्मार्ट चिप पे लगेगी। स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने किसी कहा था कि वो लगे हुए आधार बन गया, ठीक है ना, आ गए लेकिन यूआईडीआई का रूल क्या कहता है कि वो नहीं लग सकता, ठीक है। तो अगर क्यूसी हो रही है मैनुअल क्यूसी हो रही है ऑपरेटर चेक कर रहा है उससे भी गलती हो सकती है, वो भी इंसान हमारे आपकी तरफ। अगर उसने एक गलती से पास कर दिया किसी का अगर वो बन गया तो हम उसके लिए जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हम लॉ मान लेते हैं उसके लिए उसी तरह से हम इसको लॉ नहीं मान लेंगे कि एक का गलती से पास हो गया तो बाकी का भी पास हो जाना चाहिए। आप उसको ट्रेडमार्क नहीं चेक कर सकते कि ये गलत पास हो गया तो सबका पास हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां भी मैनुअल क्यूसी में ऑपरेटर से गलती हो सकती है, वो भी इंसान है। तो उसको आप वोट ना करिए कि वो हो गया तो बाकी भी हो जाए, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए और किसी गलत चीज को कोट करके कि एग्जाम्पल सेट ना करिए कि ऐसा ही होना चाहिए, एक हो गया तो बाकी भी ऐसा हो जाए। थैंक यू सर। यूआईडीए के साइट पर बायोमेट्रिक इनेबल हो गया, यूआईडीए की साइट पे जो ओटीपी से लॉगिन होता है उसके जगह पे बायोमेट्रिक इनेबल हो गया। आप दोनों से कर सकते हैं, नहीं डायरेक्ट यूआईडीए की साइट पे, यूआईडीआई की साइट पे हाँ आप ओटीपी से ही कर सकते हैं। नहीं तो बायोमेट्रिक इनेबल